हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एंसेस्टर ज़ू स्नो वैल्यू के साथ मिडिल डोमेन के गांव में आ चुके थे, जहां पे कीजोंग नाम के कीवल कल्टीवेटर टैलेंट सेट की एक डिसेबल के खून और बोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गांव वालों से फ्लावर गॉडेस फेस्टिवल के नाम से एक ईवल रिचुअल परफॉर्म करवा रहा था। लेकिन एंसेस्टर ज़ू ने अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ कीजोंग का पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर दिया था, बल्कि उसी के साथ साथ सभी गाँव वालों की जान भी बचा ली थी। जबकि इसके अलावा एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे एक हिडन बैन फॉर्मेशन के बारे में भी पता चल गया था। और जब वो स्नो वैल्यू को लेकर उस केव के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे स्नो वैल्यू की मुलाकात अपनी बहन के साथ होती है, जिसका नाम लियो यू था। और वो भी स्नो वैल्यू की तरह एंशिएंट टैलेंट सेट की एक डिसेबल थी, जिसे वहाँ पे बहुत ही बेरहमी के साथ मारा गया था। और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी स्नो वैल्यू अंदर से वहाँ पे पूरी तरह से टूट चुकी थी। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी केव का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्नो वैल्यू अभी तक भी अपनी बहन लियो यू को याद करते हुए वहाँ पे आंसू बहाते हुए रोए जा रही थी। और एंसेस्टर ज़ू भला वहाँ पे अपने डिसेबल्स को ऐसे ही रोते हुए कैसे देख सकते थे, इसलिए वो वहाँ पे लियो यू की मौत के बारे में पता लगाने के लिए अपनी लाइफ सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसका एक टुकड़ा सीधा वहाँ पे लियो यू की सोड के अंदर डाल देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक लियो यू की सोड वहाँ पे बहुत ही तेज एनर्जी के साथ चमकने लगी थी, जो देखकर तो स्नो वैल्यू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी अचानक एंसेस्टर ज़ू की लाइफ सोल पावर की वजह से वहाँ पे एक लाइफ सोल फॉर्मेशन बन जाती है। और देखते ही देखते उस फॉर्मेशन की पावर वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गई थी। और जैसे जैसे उस फॉर्मेशन की पावर वहाँ पे इकट्ठा हो रही थी, वैसे वैसे उस एनर्जी ने वहाँ पे लियो यू को रूप लेना भी शुरू कर दिया था। और अपनी बहन को दोबारा वहाँ पे इस तरह से जिंदा होते हुए देखकर तो स्नो वैल्यू की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होते हुए अपनी बहन लियो यू को ही निहारने लगी थी। तभी अचानक लियो यू भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी बहन को देखते हुए कहती है, मेरी बहन स्नो वैल्यू कैसी हो तुम। हालांकि ये बस लियो यू की सोल फॉर्म थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास लियो यू की सारी मेमोरीज मौजूद थी। इसलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए सीधा वहाँ पे स्नो वैल्यू के पास ही आ जाती है, जो देखकर स्नो वैल्यू वहाँ पे उससे डायरेक्टली सवाल करते हुए पूछती है, मेरी बहन लियो यू, बताओ मुझे तुम्हें किसने मारा था। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें जिस किसी ने भी मारा था, मैं उससे तुम्हारा बदला लेते हुए उसे बहुत ही भयानक मौत दूंगी। लेकिन स्नो वैल्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियो यू नाम में अपना सारे हिलाते हुए कहती है, अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारी की सारी गलती तो मेरी ही थी। मैंने बस अपने लोगों को बचाने के लिए अपने टैलेंट सेट के उन बहन भाइयों को धोखा दिया था, जो कि हमारे टैलेंट सेट को बचाने के लिए दिलो जान से फाइट कर रहे थे। और उस समय मैंने अपने साथी डिसेबल्स की बजाय अपने गाँव वालों को चुना, जिसका दुख मुझे आज तक भी होता है। और ये कहकर बेचारी लियो यू भी वहाँ पे रोते हुए स्नो वैल्यू से कहती है, मेरी बहन, मैंने अनजाने में ही टैलेंट सेट को बहुत बड़ा धोखा दिया था, जिसके लिए तो अब मैं उनसे माफी भी नहीं मांग सकती। काश टैलेंट सेट के मास्टर जूजियन यहाँ पे होते तो मैं उनके पैरों में गिरते हुए अपनी की हुई उस गलती के लिए उनसे माफी मांग लेती। और ये कहकर बेचारी लियो यू वहाँ पे उदास होते हुए अपने घुटनों पे आ चुकी थी। हालांकि वो तो एक तरह से मार ही चुकी थी, उससे भला किसी को क्या ही फर्क पड़ता था। लेकिन अभी तक भी उसे वहाँ पे अपनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था। और यही बात वहाँ पे वाज़ह करती थी कि लियो यू टैलेंट सेट को लेकर कितनी ज्यादा वफादार थी। इसलिए एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे खुद आगे बढ़कर उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि टैलेंट सेट हमें ये साफ साफ कहता है कि जब फैसला जिंदगी और मौत का हो तो हमेशा अपने और अपने लोगों की जान बचाना। और उस समय तुमने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। तुमने भी तो अपने इन मासूम लोगों की जान बचाने के लिए ये सब किया था, इसलिए खुद को ब्लेम मत करो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था। हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू की हर एक बात का वहाँ पे लियो यू के ऊपर काफी ज्यादा गहरा असर हो रहा था। उसे वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके दिल का बोझ वहाँ पे एक ही झटके के साथ खत्म होता जा रहा है। और यही महसूस करके लियो यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या वाकई ही। जिस पे स्नो वैल्यू भी आगे बढ़कर वहाँ पे लियो यू को वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के बारे में बताते हुए कहती है कि एंसेस्टर ज़ू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद टैलेंट सेट के एंसेस्टर हैं और काफी सारे टैलेंट सेट के रूल्स को तो इन्होंने खुद ही बनाया है। और क्या तुम ये बात जानती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बच चुकी थी, लेकिन एंसेस्टर ज़ू यंग ने ही मुझे दोबारा ढूंढते हुए मुझे जिंदा किया, वरना उस खतरनाक तबाही के बाद तो मैं भी अपनी जान नहीं बचा पाई थी। अब जब लियो यू को वहाँ पे ये पता चलता है कि एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे उसकी बहन को भी बचाते हुए उसे दोबारा जिंदा किया है, तो वो जल्दी से वहाँ पे खुश होते हुए एंसेस्टर ज़ू का शुक्रिया अदा करती है। और उसी के साथ वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए एंसेस्टर ज़ू से कहती है, एंसेस्टर, भले ही वो खतरनाक तबाही खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आसपास काफी सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे टैलेंट सेट के दुश्मन हैं और किसी भी हालत में हमारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है हमारे कुछ अपने करीबी लोगों ने हमें धोखा दिया था, जो कि ऑफिशियली टैलेंट सेट का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं टैलेंट सेट के लिए काम किया करते थे। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। लियो यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैल्यू जल्दी से वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में कुछ पता है कि वो लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। स्नो वैल्यू की ये बात सुनकर लियो यू वहाँ पे उदास होकर जवाब देते हुए कहती है कि उस समय टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने का काम बहुत ही सीक्रेटली किया गया था, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और अचानक से एकदम से ही हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया था। और उस खतरनाक अटैक के पीछे इतनी ज्यादा खतरनाक और एक्सट्रीम लेवल की पावर थी कि उसने वहाँ पे एक ही झटके के साथ सब कुछ तबाह कर दिया था, जिसके चलते मुझे तो क्या टैलेंट सेट के अंदर किसी को भी उनके बारे में कुछ
कुछ पता नहीं होगा कि आखिर वो लोग थे कौन और उन्होंने हमारे टैलेंट सेट के ऊपर हमला किया क्यों था। वहीं एसएस जो कि लिऊ यू की इन सारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे, वो वहाँ पे उसकी सारी बातों को समझते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, तो इसलिए जब टैलेंट सेट के ऊपर हमला हुआ था तो तुम अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे चली आई थी और यहाँ पे अपने ही खून और बॉस का सेक्रीफाइस करते हुए अपने ही लोगों के ऊपर एक एंशिएंट स्पेल कास्ट कर दिया था, जिसके चलते तुम्हारे सभी गाँव वाले मोटर कल्टीवेटर से मामूली मोटर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। अब एसएस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नोवेलो को वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी तक तो उसे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद इस सब के पीछे किसी और इवल कल्टीवेटर का हाथ है और उसने ही जबरदस्ती लिऊ यू की जान लेते हुए इन गाँव वालों से ये काम करवा रहा था। इसलिए स्नोवेलो वहाँ पे हैरानगी के साथ अपनी बहन लिऊ यू की तरफ देखते हुए कहती है, क्या ये सब वाकई सच है? स्नोवेलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिऊ यू वहाँ पे उदास होते हुए अपना सर नीचे झुका लेती है, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे उसकी सोल का भी टाइम वहाँ पे खत्म होने लगा था, जो देखकर तो स्नोवेलो वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से एसएस के पास चली जाती है। जबकि एसएस जो कि वहाँ पे ये सब बहुत ही गौर से देख रहे थे, वो वहाँ पे लिऊ यू से सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या तुम आगे जीना चाहती हो? क्योंकि अगर एसएस चाहते तो उसे वहाँ पे स्नोवेलो की तरह दोबारा जिंदा कर सकते थे। लेकिन लिऊ यू वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़कर एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए कहती है, नहीं सिस्टर, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझ में अब आगे जीने की इच्छा नहीं बची और वैसे भी मैंने आपसे मिलते हुए आपसे माफी मांग ली। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। मुझे बस मरते समय इसी बात का पछतावा था कि मैंने अनजाने में ही टैलेंट सेट को धोखा दिया था और आज आपसे मिलने के बाद वो पछतावा भी खत्म हो गया। अपनी बहन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी स्नोवेलो तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो वहाँ पे उम्मीद भरी नजरों से एसएस की तरफ ही देखने लगी थी। लेकिन एसएस भी भला लिऊ यू की मर्जी के बगैर उसे कैसे जिंदा कर सकते थे। तभी लिऊ यू वहाँ पे एसएस से कहती है, मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मौत को इन सभी गाँव वालों के लिए ब्लेसिंग्स की तरह बना दे और इन्हें वो सब कुछ वापस लौटा दे जो इन्होंने मेरी वजह से खोया था। यानी लिऊ यू वहाँ पे एसएस से उन सभी गाँव वालों की इमोर्टैलिटी वापस मांग रही थी और इसके लिए वो वहाँ पे एसएस के सामने अपना साथ झुकाते हुए उनसे रिक्वेस्ट भी करने लगी थी, जो देखकर तो आज एसएस को वाकई अपने मन ही मन में अपने टैलेंट सेट के डिसेबल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था, क्योंकि वो मरते समय भी अपने बारे में ना सोचकर अपने लोगों के बारे में सोच रही थी और यही तो थी सबसे बड़ी वफादारी जो कि एसएस को पसंद थी। इसलिए हम देखते हैं कि ये सब देखकर वहाँ पे एसएस के फेस के ऊपर भी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ पे थोड़ा इमोशनल होकर लिऊ यू की तरफ देखते हुए कहते हैं, ओके, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर पूरा करूंगा। अब एसएस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नोवेलो ने भी वहाँ पे एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे भी वहाँ पे कहीं न कहीं एहसास हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। और तभी अचानक से एसएस वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे लिऊ यू की सोल पावर के साथ मर्ज कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसएस के चारों तरफ वहाँ पे एनर्जी का एक बहुत बड़ा भवंडर बन गया था और ये कोई मामूली एनर्जी वाला भवंडर नहीं था, बल्कि इसके अंदर लाइफ पावर थी जो कि किसी मरे हुए इंसान को भी दोबारा जिंदा कर सकती थी। लेकिन एसएस लिऊ यू की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उस लाइफ एनर्जी को वहाँ पे स्नोफॉल की तरह पूरे गाँव में बरसाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे वो एनर्जी वहाँ पे उन गाँव वालों के ऊपर गिर रही थी, न सिर्फ वो सभी गाँव वाले ठीक होते चले जा रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो जगह जो कि बंजर हो चुकी थी वो भी दोबारा से वहाँ पे धीरे धीरे हील होने लगी थी। और जैसे जैसे वो एनर्जी वहाँ पे उन गाँव वालों की बॉडीज के ऊपर गिर रही थी तो उनकी बॉडी से भी वहाँ पे अजीब सा ऑरा निकलने लगा था, जिसके चलते न सिर्फ उन सभी गाँव वालों को वहाँ पे होश आता चला जा रहा था, बल्कि उसी के साथ साथ उन सभी को वहाँ पे अपनी बॉडीज के अंदर एक अजीब सी पावर का भी एहसास हो रहा था, जिसे महसूस करके उन लोगों को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पे आपस में इकट्ठा होते हुए एक दूसरे को अपनी कंडीशन के बारे में भी बताने लगे थे। लेकिन अब उन सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि आखिर उनके गाँव के ऊपर ये इतना बड़ा रहम किया किसने है। पर अभी वो सब वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से उस लेडी मास्टर की नजर वहाँ पे एसएस की ड्रैगन स्टार शिप के ऊपर पड़ती है, जिसके ऊपर एसएस भी स्नोवेलो को लेकर दोबारा पहुंच चुके थे। जिन्हें देखते ही वो लेडी मास्टर वहाँ पे चलाते हुए अपने गाँव वालों से कहती है कि हमारे ऊपर ये इतना बड़ा एहसान किसी और ने नहीं बल्कि मोटर गॉड ने ही किया है। और ये कहकर वो सभी गाँव वालों को वहाँ पे एसएस की तरफ इशारा करती है, जिन्हें देखते ही वो सभी गाँव वाले वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि आज एसएस उन सभी के लिए एक गॉड जो बनकर आए थे। इसलिए वो सभी जल्दी से वहाँ पे एसएस के सामने झुकते हुए वहाँ पे एसएस का शुक्रिया अदा करने लगे थे और ऑलमोस्ट उन लोगों ने वहाँ पे रोना ही शुरू कर दिया था, जो देखकर स्नोवेलो भी वहाँ पे कुछ सोचते हुए एसएस से कहती है, सिस्टर, क्या हमें इन गाँव वालों को सच बता देना चाहिए? स्नोवेलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएस वहाँ पे कोल्ड टोन में जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं, अभी उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। इन सभी को आम मोटर्स की ही तरह शांति से और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने दो। मॉर्टल होना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, जिसे आम मोटर्स तो कभी भी नहीं समझ सकते कि मॉर्टल होना उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। और ये कहते हुए एसएस ने अपनी ड्रैगन स्टार शिप को वहाँ पे आगे बढ़ा दिया था। जबकि एसएस की ये बात सुनकर स्नोवेलो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर एक बार इन्हें अपनी इमॉर्टैलिटी के बारे में पता चल गया तो इनके अंदर पावर का लालच भी दोबारा बढ़ने लगेगा, इसलिए इनका मोटर रहना ही बेहतर होगा। और ये कहकर स्नोवेलो वहाँ पे स्माइल करते हुए एसएस से पूछती है, ग्रेट एंसेस्टर, अब हम आगे कहाँ जाने वाले हैं? जिस पे एसएस
तजू उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दे पाते। उससे पहले वहाँ पे इवल मास्टर कीजोंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे दूसरे चिल्लाते हुए एस्टर तजू और सुनो वेलो से कहता है, तो मेरे इस पिछले हजारों सालों के प्लान को मिट्टी में मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम दोनों ही हो। तुम्हें क्या लगा था मेरे हजारों सालों के प्लान को डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? नहीं, बल्कि अपने उस प्लान का बदला तो मैं तुम दोनों की मौत से लूंगा। और ये कहकर मास्टर कीजोंग अचानक ही वहाँ पे अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे एस्टर तजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर स्नो वेलो भी गुस्से से वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है, तो तुम हो वो घटिया इंसान जो कि सीधे साधे मासूम गाँव वालों का फायदा उठा रहा था। और ये कहते हुए स्नो वेलो ने वहाँ पे अपनी बहन लू यू की सोड को भी बाहर निकाल लिया था इवल मास्टर कीजोंग के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला कर पाते उससे पहले एस्टर तजू अचानक वहाँ पे एक ही झटके के साथ सीधे स्नो वेलो के सामने आके खड़े हो जाते हैं। और ये तो बेचारे इवल मास्टर कीजोंग ने भी वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वो सीधा आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एस्टर तजू के साथ जाके टकरा जाता है। और एस्टर तजू से टकराने का मतलब था मौत के साथ टकराना। और बेचारे इवल मास्टर कीजोंग के साथ भी वहाँ पे ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे ही जाकर वो वहाँ पे एस्टर तजू के साथ टकराता है तो उसकी बॉडी के वहाँ पे चिचड़े चिचड़े हो जाते हैं। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि उसे भी वहाँ पे कुछ समझने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जब कीजोंग देखता है कि वहाँ पे उसकी मौत हो गई है तो उसकी सोल जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भला मौत से भी आज तक कोई बच पाया है। इसलिए एस्टर तजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए कीजोंग की सोल को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ उसकी सोल के ऊपर एक एंशिएंट स्पेल भी कास्ट कर दिया था, जिसके चलते अब बेचारे कीजोंग की सोल वहाँ पे बनने के बाद भी दोबारा जिंदा हुए जा रही थी। और ऊपर से एस्टर तजू भी उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से तड़पाते हुए बार बार मारे जा रहे थे, जिसके चलते बेचारे कीजोंग को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन एस्टर तजू तो वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए लगातार उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते हुए बार बार मार के दोबारा जिंदा किए जा रहे थे। और एस्टर तजू के इस क्रूअल मेथड को देखकर तो स्नो वेलो भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये तो सोल डिस्ट्रॉइंग टाइम टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए एस्टर तजू बार बार यहाँ पे इसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं। और इस सब में इवल मास्टर को कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर ये मेथड मुझे इतना ज्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, याद आया, इस मेथड का इस्तेमाल तो मास्टर जू जियान किया करते थे अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए, और आज एस्टर तजू भी अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए बिल्कुल उसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि अभी स्नो वेलो वहाँ पे सब सोच ही रही थी कि तब तक हम देखते हैं कि एस्टर तजू वहाँ पे 100 से भी ज्यादा बार उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए दोबारा जिंदा कर चुके थे, जिसके चलते अब बेचारे इवल मास्टर कीजोंग की हालत वहाँ पे इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो सीधा वहाँ पे एस्टर तजू के पैरों में गिरते हुए रहम की भीख मांगने लगा था। और वो वहाँ पे रहम की भीख मांगते हुए ये नहीं कह रहा था कि वो उसे छोड़ दे, बल्कि वो रहम की भीख मांगते हुए कह रहा था कि एस्टर तजू उसे पूरी तरह से खत्म कर दे। ये तो हेल गॉड का टॉर्चर है जिसे बर्दाश्त करने की बजाय लोग मरना ज्यादा पसंद करते हैं। तभी कीजोंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए एस्टर तजू से कहता है, मास्टर प्लीज मुझे खत्म कर दे। लेकिन एस्टर तजू वहाँ पे कॉल टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में तुम क्या जानते हो? मुझे सब कुछ जानना है। एस्टर तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कीजोंग वहाँ पे नाटक करते हुए कहता है, एंशिएंट टैलेंट सेट? कैसा एंशिएंट टैलेंट सेट? मैं तो ऐसे किसी भी एंशिएंट सेट के बारे में नहीं जानता। कीजोंग की ये बात सुनकर स्नो वेलो भी वहाँ पे आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछती है कि अगर तुम हमारे एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ नहीं जानते तो तुम इन मासूम गाँव वालों का फायदा क्यों उठा रहे थे? स्नो वेलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कीजोंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल के साथ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मुझे तो उन गाँव वालों से कुछ भी लेना देना नहीं था, मुझे तो बस उस केव के अंदर मौजूद एक सीक्रेट टायर चाहिए था। लेकिन उस केव के ऊपर एक फॉर्मेशन लगी हुई थी, जिसके चलते मैं चाहकर भी उस केव के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। और उसी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही मैं इन गाँव वालों से वो ईवा रिचुअल परफॉर्म करवाते हुए इनका फायदा उठा रहा था, ताकि मैं उस केव के अंदर छुपे हुए उस सीक्रेट टायर को हासिल कर सकूं। अब कीजोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एस्टर तजू को वहाँ पे एक बार फिर से उसके ऊपर गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो वहाँ पे उसकी सोल को ऊपर हवा में उठाते हुए जैसे ही दोबारा डिस्ट्रॉय करने वाले थे कि कीजोंग जल्दी से वहाँ पे उन्हें रोकते हुए कहता है, रुकिए रुकिए, मुझे याद आ गया, मैं तो एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है हमारे ट्रायल पवेलियन हाउस के अंदर आपको एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में कुछ पता चल सकता है। अगर आप चाहें तो मैं अभी के अभी आपको वहाँ पे ले जा सकता हूँ। अब कीजोंग की ये बात सुनकर एस्टर तजू भी वहाँ पे कॉल टून में उससे कहते हैं कि हमें अपने ट्रायल पवेलियन हाउस तक का रास्ता दिखाओ। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें ज़ेंगटियान क्लैन का सीन दिखाया जाता है। असल में कीजोंग ज़ेंगटियान क्लैन से ही बिलोंग करता था और वो इसी क्लैन के पवेलियन ट्रायल हाउस के बारे में बात कर रहा था, जहाँ देखते ही देखते वो एस्टर तजू और स्नो वेलो को लेकर भी पहुंच चुका था। जहाँ पे पहुंचती स्नो वेलो वहाँ पे उसके ऊपर अपनी सोर्ड पॉइंट करते हुए कहती है, अब बताओ भी सही कि तुम्हारा वो ट्रायल पवेलियन हाउस कहाँ पे मौजूद है? जिसपे कीजोंग वहाँ पे नीचे जमीन पे बैठते हुए कहता है कि रुको रुको अभी बताता हूँ। और ये कहकर कीजोंग वहाँ पे अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रायल पवेलियन हाउस की इंट्रेस्ट को वहाँ पे ओपन करने लगा था। लेकिन कीजोंग वहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे उस इंट्रेस्ट को ओपन कर रहा था, जो देखते हुए एस्टर तजू ही वहाँ पे अपना एक कदम आगे बढ़ा देते हैं, जिसके चलते उस ट्रायल पवेलियन हाउस की इंट्रेस्ट वहाँ पे पूरी तरह से ओपन हो चुकी थी। लेकिन उसके ऊपर भी एक बैरियर लगा हुआ था, जिसके बारे में कीजोंग उन्हें वहाँ पे बताते हुए कहता है कि इसी बैरियर के नीचे ही वो हिडन ट्रायल पवेलियन हाउस मौजूद है, जहाँ पे आपको एंशिएंट टैलेंट सेट के बारे में काफी कुछ पता चल सकता है।
अब कीजोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पे बैठे बैठे हमारा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस बैरियर को भी हटाओ। जिसपे कीजोंग वहाँ पे डर के मारे जवाब देते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बैरियर को हटा पाना मेरे बस की बात नहीं है। इस मिस्टीरियस बैरियर को हमारी इस दुनिया के सबसे अजीब मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, जो कि वैसे दुरुई की तरह सॉफ्ट है, लेकिन साथ ही साथ एक पहाड़ की तरह बहुत ज्यादा सख्त भी है। और उसी के साथ साथ इसके अंदर प्योर हेवन एंड अर्थ की भी एनर्जी मौजूद है, जो कि इसे और भी ज्यादा खास और मिस्टीरियस बनाती है। इसे सिर्फ हमारे ज़ेंटियन क्लैन के मास्टर ही ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसे कैसे ओपन करते हैं इसका मेथड सिर्फ उन्हीं को पता है। अब उस इवल मास्टर कीजोंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो भी वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर ज़ू से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या मैं ज़ेंटियन क्लैन के मास्टर को अरेस्ट करते हुए यहाँ पे ले आऊँ? जिस पे एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे उस मिस्टीरियस बैरियर को बहुत ही गौर से देखते हुए कोल्टून में कहते हैं, नहीं, हमें उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अचानक से ही एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना कदम वहाँ पे उस मिस्टीरियस बैरियर के ऊपर आगे बढ़ा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस मिस्टीरियस बैरियर के अंदर बहुत ही अजीब किस्म की एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगी थी। और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो मिस्टीरियस बैरियर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही वहाँ पे एक पोर्टल रियलम ओपन हो जाता है। और एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक ही झटके के साथ स्नो वैलो को लेते हुए वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जिनके अंदर जाते ही वो पोर्टल दोबारा से वहाँ पे बंद हो गया था। और एंसेस्टर ज़ू को वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर तो कीजोंग भी बेचारा वहाँ पे चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे वहाँ पे लगने लगा था कि अब शायद वो वहाँ पे आजाद हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही वो वहाँ से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है तो अचानक ही वहाँ पे उसकी सोल पूरी तरह से एक्सप्लोड होते हुए खत्म हो जाती है। बेवकूफ कहीं का भूल गया था कि एंसेस्टर ज़ू कभी भी अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ते। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें उसी अंडरग्राउंड ट्रायल पवेलियन हाउस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक और पोर्टल ओपन होता है। और जैसे ही वो पोर्टल वहाँ पे ओपन होता है तो वहाँ पे बैठे हुए एक ओल्ड मास्टर की आंखें भी वहाँ पे खुल गई थी, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसे वो वहाँ पे उस पोर्टल के खुलने का ही इंतजार कर रहा था। खैर देखते ही देखते एंसेस्टर ज़ू भी स्नो वैलो को लेकर वहाँ पे उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे आसपास की जगह को बहुत ही गौर से देखने लगे थे, लेकिन वहाँ पे चारों तरफ देखने के बाद भी उन्हें वहाँ पे एक सिंगल टायर भी दिखाई नहीं देता, जो देखकर स्नो वैलो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये किस तरह का टायर पवेलियन हाउस है जहाँ पे कोई एक सिंगल टायर भी मौजूद नहीं है? और टैलेंट सेट का तो छोड़ो, यहाँ पे तो कोई मामूली सा भी टायर मौजूद नहीं है। कहीं उस इवल सोल मास्टर ने चालाकी के साथ हमें किसी गलत जगह पे तो नहीं भेज दिया? और ये कहकर वो दोनों ही वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से चेक करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम उस सोल मास्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एक बहुत ही लंबी अंगड़ाई लेते हुए कहता है, मैं न जाने पिछले कितने ही समय से यहाँ पे सो रहा था, फाइनली आज मुझे दोबारा जागने का मौका मिला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम स्नो वैलो को देखते हैं, जो कि वहाँ की दीवारों को चेक करते हुए कहती है, यहाँ पे जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है उन सभी टायर्स को यहाँ पे किसी बहुत ही ज्यादा खास जगह पे छुपाया गया होगा, जिन्हें अब हमें यहाँ पे खुद से ही ढूंढना होगा। और ये कहकर स्नो वैलो वहाँ पे नीचे जमीन के साथ कान लगाकर चेक करने की कोशिश करती है, जो देखकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, आज काफी सालों के बाद यहाँ पे कोई खुद चलकर मेरे हाथों से मरने के लिए मेरे डोर पे आया है। असल में सोल मास्टर का नाम ही ज़ेंटियन था, जो कि ज़ेंटियन क्लैन का एंसेस्टर भी था। वो वहाँ पे दोबारा डेविल स्माइल करते हुए कहता है, शायद आज किस्मत को भी मेरे ऊपर तरस आ गया कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो गया था, और आज उसने मेरे एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे कुछ लोगों को मरने के लिए भेज दिया। आज मैं यहाँ पे उन दोनों को तड़पा तड़पा कर मारते हुए अपना मनोरंजन करूंगा। और ये कहते हुए मास्टर ज़ेंटियन ने वहाँ पे अपने पास से 3-3 होली सोर्ड्स को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए मास्टर ज़ेंटियन अचानक से ही वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू और स्नो वैलो के ऊपर पीछे से ही हमला कर देता है। और स्नो वैलो जो कि अभी तक भी वहाँ पे उस जगह को चेक करते हुए और ट्रेस की तलाश कर रही थी, उसे तो वहाँ पे इस खतरे का एहसास भी नहीं हो पाता, लेकिन एंसेस्टर ज़ू के होते हुए भला उनके डिस्टर्बेंस को कोई कैसे हट कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके के साथ उन होली सोर्ड्स को वहाँ पे स्नो वैलो के करीब जाने से रोक दिया था। और एंसेस्टर ज़ू के औरों को महसूस करके तो अब वो तीनों सोर्ड्स एंसेस्टर ज़ू के पास जाने से भी डरने लगे थे, इसलिए वो तीनों ही होली सोर्ड्स वहाँ पे स्नो वैलो को टारगेट करते हुए उसके ऊपर सीधा हमला कर देती हैं, जिनसे बचने के लिए स्नो वैलो भी जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड को लगा लेती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बेचारी स्नो वैलो के लिए वहाँ पे अकेले उन 3-3 सोर्ड्स को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था। और ऊपर से अब कुछ होली सोर्ड्स ने तो पीछे से जाते हुए उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो होली सोर्ड्स वहाँ पे स्नो वैलो को हट कर पाती। उससे पहले एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए स्नो वैलो के चारों तरफ एक बैरियर लगा देते हैं, जिसके चलते अब वो तीनों होली सोर्ड्स वहाँ पे जाकर भी स्नो वैलो के करीब नहीं जा पा रही थी। और स्नो वैलो भी वहाँ पे उन तीनों होली सोर्ड्स को गुस्से में देखकर हैरान होते हुए कहती है, आखिर ये तीनों सोर्ड्स इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रही है? शुक्र है मेरे साथ एंसेस्टर ज़ू भी यहाँ पे थे, वरना अब तक तो मैं यहाँ पे मारी जा चुकी होती। और ये कहकर वो एक बार फिर से एंसेस्टर ज़ू के सामने अपना साथ झुकाते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है। जबकि एंसेस्टर ज़ू ने तो वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीन होली सोर्ड्स को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और उसी के साथ साथ वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों को मर्ज करते हुए वहाँ पे सिर्फ एक ही सोर्ड में रिफाइन कर दिया था, जिसके चलते उस होली सोर्ड से वहाँ पे बहुत
बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिसे देखकर एंसेस्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं ये होली सोर्ड तो बिल्कुल लिंग जुई की तरह बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली दिखाई दे रही है, ये सोर्ड उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच रहेगी, वापस जाने के बाद ये सोर्ड मैं उसी को दे दूंगा। एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे एंसेस्टर से इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कहती है। हालांकि एंसेस्टर अभी अपने डिसेबल से बहुत ही ज्यादा दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने डिसेबल्स को नहीं भूले, वो अपने सभी डिसेबल्स का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर ज़ेंटियान को देखते हैं, जो कि अपने पहले अटैक को बेकार जाते हुए देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरे सियाओची पल से कैसे बच पाते हो। और ये कहकर मास्टर ज़ेंटियान ने वहाँ पे अपने पास एक पल को बाहर निकालते हुए उसकी मदद से सीधा वहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर ही हमला कर दिया था, जो कि वहाँ पे सीधा एंसेस्टर के ऊपर आते हुए एक सोल डिवोरिंग टेक्निक की मदद से वहाँ पे एंसेस्टर की स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करने लगा था। अब बताओ वो बेवकूफ बुढ़ा डिवाइन एनर्जी के सोर्स से वहाँ पे एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था, जबकि ये नजारा वहाँ पे देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था, इसलिए स्नो वैलो को भी वहाँ पे ये सब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वो वहाँ पे उस याओची पल की तारीफ करते हुए कहती है वाकई ये एक बहुत ही ज्यादा खास और रेयर ट्रायर है। स्नो वैलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहते हैं कि याओची पल को तो मैं निंगयू को उसकी हेयरपिन के तौर पे दूंगा। एंसेस्टर की ये बात सुनकर बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है क्या आप एक हेवनली ट्रायर को ऐसे ही अपनी एक डिसेबल को हेयरपिन के तौर पर देने वाले हैं। और ये कहकर स्नो वैलो को तो अब वहाँ पे निंगयू से जलन भी होने लगी थी, और उसी के साथ साथ अब उसे वहाँ पे ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो लड़की निंगयू एंसेस्टर के लिए कुछ ज्यादा ही खास है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लगातार अपने दो हमलों को बेकार जाते हुए देखकर तो वो बुढ़ा वहाँ पे गुस्से से पागल ही हो चुका था। वो गुस्से से वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। और ये कहते हुए उस बुढ़े ने गुस्से से वहाँ पे एक फ्लेम स्पीयर को भी बाहर निकाल लिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ एक साइड से एंसेस्टर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन एंसेस्टर ने तो वहाँ पे उस फ्लेम स्पीयर को भी अपने सिर्फ एक हाथ से ही रोक लिया था, और उस फ्लेम स्पीयर को देखते हुए वहाँ पे स्माइल करके कहते हैं ये फ्लेम स्पीयर फैंक के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और ये कहते हुए एंसेस्टर ने वहाँ पे उस फ्लेम स्पीयर को भी रिफाइन करते हुए अपना बना लिया था, जो देखकर अब की बार वो बुढ़ा वहाँ पे एक ठंडा जाल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन एंसेस्टर उसे भी वहाँ पे रिफाइन करते हुए कहते हैं ये ठंडा जाल ल्यूजियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब एंसेस्टर को वहाँ पे इस तरह से लगातार अपने सभी हमलों को बेकार करते हुए देखकर तो उस बुढ़े का गुस्सा वहाँ पे बढ़ता ही चला जा रहा था, इसलिए अब की बार वो फॉलन हार्ट पल का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्टर और स्नो वैलो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। और उन मल्टीपल हार्ट पल्स ने वहाँ पे एंसेस्टर और स्नो वैलो को वहाँ पे चारों तरफ से घेरते हुए उनके चारों तरफ वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर एंसेस्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये कहकर एंसेस्टर ने वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे भी वहाँ पे रिफाइन कर लिया था, जिसे रिफाइन करने के बाद वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं ये ट्रायर हाउसियन के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देखते हुए सोल मास्टर को अब वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो गुस्से से नीचे जमीन पे ही पंचेस मारने लगा था, और अचानक ही वो वहाँ पे गुस्से के साथ कुछ सोचते हुए कहता है मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे इस पर्सन को खत्म करने के लिए ऑन ट्रायल्स का इस्तेमाल करना ही होगा। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।